हेलो शोभित। ये थोड़ा ऊपर कर दोगे टाइप्स ऑफ पार्टनर वाले। मीनल, आप लास्ट क्लास में नहीं थे बच्चे, तो अ, अभी मैं जब रिवाइज करवाऊंगी तो आप। मैंने वो रिकॉर्डिंग देख के कर लिया था। अच्छा, कर लिया बच्चे? समझ आ गया था सारा? यस मैम, मेरे को एक उसका स्लीप सीक्रेट पार्टनर जो है उसका एडवांटेज पूछना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी 1 मिनट उसका और वेट कर लिया, हम सयांश का फिर बताती हूँ, ठीक है? ओके मैम। थोड़ा सा नीचे कर दो वो स्लीपिंग पार्टनर के नीचे। हेलो मैम। हेलो बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी बच्चे, तो पहले मैं एक बार इसका रजिस्ट्रेशन का बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप फिर फिनिश हो जाएगा, फिर हम दोबारा जब रिवाइज करेंगे मीनल, तब मैं आपको सारा बताती हूँ, ठीक है? जब हम रिवाइज करते हैं एक बार हम रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है?
हाँ जी बच्चे, तो पार्टनरशिप में हमने लास्ट टॉपिक किया था माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो मेन अब पॉइंट आता है पार्टनरशिप का, उसके बाद पार्टनरशिप आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आती है इसमें पार्टनरशिप डीड। हाँ जी, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जैसे मैंने जब पार्टनरशिप पढ़ा रही थी तो मैंने इस वर्ड का बहुत यूज किया है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? हाँ जी, कोई बताएगा? बच्चे पार्टनरशिप डीड ना एक आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। जब लोग पार्टनर्स इकट्ठे आते हैं कि हम ये काम मिलके करना चाहते हैं, ये बिजनेस हम मिलके करना चाहते हैं, तो जो ये पार्टनरशिप डीड होती है ना, ये ओरल में या रिटर्न में होती है, ठीक है। या तो रिटर्न एग्रीमेंट होगा या ओरल एग्रीमेंट होगा कि ये लोग पार्टनर्स मिल रहे हैं, एक बिजनेस के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है। वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ठीक है ना, मिलके ये लोग तैयार हुए हैं कि हमें साथ में बिजनेस करना है। तो ये आपकी एक एग्रीमेंट की तरह है। ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न देखो एडवाइजेबल होता है कि रिटर्न ही हो, क्योंकि आगे बाय चांस कोई कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाते हैं कि मैंने तो इतनी कैपिटल करी थी या मैंने इतना प्रॉफिट का शेयर कहा था, तुम्हें याद नहीं है, ऐसे कुछ भी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए एडवाइजेबल होता है कि अगर हमारे पास रिटर्न प्रूफ होगा ना, एविडेंस होगा, तो इजी रहेगा बताने के लिए कि ये इसमें रिटर्न है कि तुम्हारी कैपिटल के हिसाब से या कैसे प्रॉफिट्स तुम्हें डिवाइड करने, कैसे लॉसेस डिवाइड करने। तो इसलिए कहते हैं कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो हमारे पास अगर रिटर्न फॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छी रहती है, ताकि आगे जाके कोई भी कंफ्लिक्ट्स हम अवॉइड कर सके। क्योंकि ओरल फॉर्म में क्या होगा, भूल सकता है बंदा, ठीक है ना, तो आगे जाके कंफ्लिक्ट्स हो सकते हैं ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में बच्चे क्या क्या होता है मेनली डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। व्हाट आर दे? जैसे आपका आ गया सबसे पहले नेम ऑफ फर्म, की क्या नेम है, ठीक है। फिर बच्चे उस एग्रीमेंट में क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, कैसा बिजनेस कर रहे हो और उसकी क्या लोकेशन है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन, मतलब वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसके आगे कितने ब्रांचेस हैं या कुछ भी, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, अगर आप देखो जैसे हमने उसमें किया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में कि आपकी विल के बेसिस पे होती है और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। अगर आप पर्टिकुलर कर रहे हो तो यू नो द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कि इतने टाइम बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। विल के बेसिस पे कर रहे हो तो आप कभी भी कर सकते हो, तो आप ड्यूरेशन इसमें वो बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की। फिर अब बच्चे इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वो भी उसमें लिखा होगा, ठीक है ना, कि किसी ने 2 करोड़ की है, किसी ने 5 करोड़ की है, किसी ने 7 करोड़ की है, किसी ने कुछ लैक्स में की है, तो वो सब लिखा हो। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, की कैसे बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो लिखा होगा, ठीक है ना, कि प्रॉफिट्स आपके कैपिटल बेसिस पे हो रहे हैं या इक्वल बेसिस पे हो रहे हैं या किस परसेंट पे हो रहे हैं आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट। फिर आते हैं बच्चे ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या आपके राइट है, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो वो सब आपके क्या है इसमें आएंगे कि क्या ड्यूटी है हर एक पार्टनर की, क्या क्या ऑब्लिगेशन है कि उसको फर्म के लिए ऐसा कुछ करना है। फिर अब बच्चे सैलरीज और विड्रॉल, क्या क्या सैलरीज है दे रहे हैं आप, ठीक है ना, क्या क्या सैलरी है, कितने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वो लोग बिजनेस से, सब कुछ का रिकॉर्ड आएगा। अगर देखो रिकॉर्ड नहीं होगा ना तो कंफ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं कि पार्टनर बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो इतने पैसे निकाले थे, आपको ऐसे गलत हो रहा है। नहीं, वो सारा जितना भी उनका है वो सब, एक सेकंड, ठीक है बच्चे। तो जितनी सैलरीज या क्या विड्रॉ कर रहे हो आप मनी, कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है फर्म से मनी, ठीक है ना, किस चीज के लिए निकाल रहा है वो सब उसमें लिखा होना चाहिए। फिर बच्चे उसमें ये भी है रिटायरमेंट, और आपकी जैसे रिटायरमेंट या डेथ की क्या पॉलिसी रहेगी कि डेथ के बाद क्या होगा, हम नया एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे या जो भी है वो उस टाइम पे लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे कैसे शेयर जाएगा उसको, क्या बेनिफिट होगा, वो सब,
ठीक है। फिर अगर हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, मतलब फर्म को बंद करना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होनी है, तो वो क्या होगा, मतलब हमें फर्म को बंद करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, सब पार्टनर्स के मिलके क्या होंगे, क्या मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा कि एट टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्म, या आप इस फर्म को पूरा बंद करना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कि उस टाइम पे क्या साइन होंगे, कैसे कैपिटल के हिसाब से क्या प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो सारा प्रोसीजर लिखा होगा उसमें। ठीक है। और क्या क्या ये मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेन करता है वो, कि हमें कैसे कैसे नेम ऑफ फर्म है, बिजनेस है, उसकी क्या लोकेशन है। क्योंकि देखो जो पार्टनरशिप डीड है वो आपका एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर लिखा है कि पार्टनरशिप क्यों बनी है, कितने पार्टनर्स के बीच में है, क्या क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, क्या इन्वेस्टमेंट की है, कैसे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वो सारा इसमें लिखा होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं एडवाइजेबल होता है, कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, लेकिन एडवाइजेबल वो इसलिए कह रहे थे भाई आगे इन फ्यूचर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए आप रिटर्न एग्रीमेंट ही बना। ठीक है बच्चे, पार्टनरशिप डीड पता चल गई क्या है ये। मैम उससे प्रूफ मिल जाता है कि हाँ कि हमने ये डिसाइड किया था। हाँ हाँ, तो आप प्रूफ दिखा सकते हो कि ये सब डिसाइड हुआ था और सब पार्टनर्स की मतलब वॉलेंटरी एक एग्रीमेंट था कि यही सभी डिसाइड हुआ था और सबने हाँ की थी, तभी ये लिखा गया। ठीक है बच्चे, तो इसलिए उसके बाद आती है बच्चे इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। अब आपने पार्टनरशिप डीड बना ली, अब अगर जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन देखो एडवाइजेबल है कि हमें आगे कुछ केस करना हो या कुछ भी करना हो तो हम सोचते हैं भाई कि अगर ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होगी तो हम आगे केस कर पाएंगे। तो बच्चे क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म होती है, हाँ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अब कैसे होगी। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म होगी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही होगी, क्योंकि सारा पार्टनरशिप का जितना भी रूल्स रेगुलेशंस है, जो भी चीजें हैं वो सब इसी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म है वो भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो एक ऑथराइज्ड बॉडी है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, एक ये बॉडी आती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। अब क्या है, जो भी कोई न्यू मतलब पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी न्यू पार्टनरशिप, मतलब कोई भी बंदा जो कोई भी पार्टनर्स है अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी एंट्री करवा देते हैं। ठीक है ना, एंट्री करवा देते हैं ताकि जो ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दे। देखो रजिस्टर तभी होगी जब यहाँ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की बुक में उसकी एंट्री हुई भी होगी। ठीक है ना, जैसे अब कोई पार्टनरशिप बन रही है, ठीक है, पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया हमारी ये डीड हो गई है, ये सब फाइनल है, हम सब तैयार हैं, ठीक है ना, कि क्या बोलते हैं हमें ये पार्टनरशिप करनी है। ठीक है, तो अब ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो है वो वहां पे ये अपनी एंट्री करवा देंगे, क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी होती तो नहीं जाना होता, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंदर अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे हमारी न्यू पार्टनरशिप है और हम ये सारे पार्टनर्स हैं। ठीक है, मतलब वो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या। समझ गए, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ये बॉडी है जिसके अंदर आपकी फर्म की रजिस्ट्रेशन होगी। अब आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है ना, इट इज एडवाइजेबल कि आप करवा लो। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी बट एडवाइजेबल है, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों एडवाइजेबल है, आगे आपको कुछ केस करना है, ठीक है ना, बट एडवाइजेबल टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है ना, कि एडवाइजेबल है कि आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, पर ये नहीं ताकि कहते हमें गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिले।
हाँ बच्चे देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या है बेनिफिट, इनको भी मिल जाएगा, नॉन रजिस्टर्ड को भी, ऐसी कोई बात नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर आप देखो, अगर हम बात करें तो जो ये नॉन रजिस्टर्ड होती है ना, मेनली इनका क्या मैम वो होता है, केस भी नहीं कर केस, सकते। हाँ केस के ऊपर होता है कि ये लोग किसी पार्टनर या किसी और फर्म के ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते। तो मेनली क्या है, इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं नॉन रजिस्टर्ड फर्म के, आप लोगों को पता चल गया कि एक तो वो केस नहीं कर सकती है, एक सेकंड, हाँ एक तो वो केस नहीं कर सकती, कैन नॉट फाइल केस, ठीक है ना, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट या फिर किसी और फर्म के अगेंस्ट वो नहीं कर सकती है, ठीक है ना। अगर बाय चांस कुछ इनका लॉस हो जाता है, कुछ भी मतलब किसी और पार्टी की वजह से, किसी और फर्म की वजह से, तब वो भी नहीं क्लेम कर सकती, क्योंकि वो कहेंगे आपकी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो एक प्रूफ नहीं है कि हमारे पास रजिस्टर्ड हमारी फर्म नहीं है, ठीक है ना। तो पार्टनर्स, और क्या है, कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप में ही, जैसे आप लोग 5 पार्टनर्स मिलके हम लोग काम, पार्टनरशिप हमने स्टार्ट की, हम पांचों पार्टनर में ही बहस हो गई, हम पांचों पार्टनर में ही क्या हो गए, कन्फ्लिक्ट अराइज हो गए। तो जो पार्टनर्स है ना, वो पार्टनर्स भी एक दूसरे के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते, समझ रहे हो, कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट ईच अदर। जो एक फर्म में ही जो पार्टनर बने हुए हैं, अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट करना चाहते हैं, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो नहीं कर सकते एक दूसरे के अगेंस्ट केस, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो अब क्या है कि वही आपके ऊपर ये कर नहीं पाओगे, तो इसलिए कहा जाता है कि इट इज एडवाइजेबल कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवा लो फ्यूचर का देखते हुए, ठीक है बच्चे। तो अब क्या होता है, जो ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, जो आपकी ऑफिशियल बॉडी है जिसके अंडर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, ये कहाँ लोकेटेड होगी? हाँ जी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, वैसे देखो आपकी हर एक स्टेट में है ये, ठीक है ना, वैसे हर स्टेट में है, क्योंकि देखो पार्टनरशिप की हमें हर स्टेट में पार्टनरशिप बिजनेस चल रही है, ठीक है ना, तो वहां पे हर स्टेट में। तो पहले तो क्या होता था, वहां जाके करवानी पड़ती थी ये सब, पर अब आप देखो, आपको भी पता है अब सब प्रोसेस डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, तो डिजिटलाइजेशन के बाद आप ऑनलाइन घर बैठे भी गवर्नमेंट के इस पोर्टल पे आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवा सकते हो, समझ गए, ऑनलाइन भी अब आप करवा सकते हो रजिस्टर अपनी फर्म को, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, अब हमें अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना है, तो उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी, क्या क्या कहते हो, क्या क्या देना चाहिए उनको? उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यस होगी जो मैम, हमें देनी यस मैम। होगी, हाँ जी उन्होंने बोलो। बिजनेस कब इस्टेब्लिश किया था और किस हाँ चीज़ का बिजनेस है, और टैक्स की डिटेल की वो प्रॉपरली फिल कर रहे हैं कि नहीं, वो तो ईयरली मेनली देखते अभी हैं। तो बच्चे हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, तो बिजनेस तो अभी स्टार्ट, पार्टनरशिप तो स्टार्ट होगी, चाहे आप इसकी एग्जिस्टेंस के टाइम पे भी करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाद में नहीं करवा सकते, आप बाद में भी रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नेम ऑफ फर्म आ जाएगा, उसका लोकेशन मतलब उसका एड्रेस आ जाएगा कि कहाँ लोकेटेड है, वही वाली चीजें हैं। फिर किस दिन मतलब ये फॉर्म हुई है, आपकी डेट ऑफ फॉर्मेशन, और साथ में इसकी ड्यूरेशन आ जाएगी, जैसे मैंने कहा अगर आपकी पार्टनरशिप पर्टिकुलर वाली है तो आप बता सकते हो कि इतने टाइम के लिए बनी है, विल वाली है तो आपको एसेस ड्यूरेशन बताने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। फिर बच्चे नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, हर एक पार्टनर, जो जो पार्टनर है उसका नेम एड्रेस सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है ना, ऑफ ईच पार्टनर। फिर एड्रेस प्रूफ भी देने होंगे, ठीक है ना बच्चे, तो आपको एड्रेस प्रूफ भी देने होंगे। फिर क्या होगा, इसमें अब क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जब मिल गई रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, तो वो अपनी कुछ फीस चार्ज करेंगे रजिस्टर करने की, ठीक है ना, फीस चार्ज होगी जो आपको भरनी होगी फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आप देखो, आप कॉलेजेस स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपने एडमिशन के लिए, तो आप फीस भरते हो ना, तो वैसे ही वहां पे है कि आपका वहां पे नाम आ जाए कि आप भी स्कूल में आने वाले हो, इस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, तो ऐसे ही इन लोगों का है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंडर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो इसलिए इन्हें फीस पे करनी होगी, ठीक है।
अब क्या होगा बच्चे, जब आपने ये वाले डॉक्यूमेंट सारे दे दिए ना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं है, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वेरीफाई करेंगे आपके एड्रेस प्रूफ वगैरह के साथ, या आप जो भी उनके साथ करोगे मतलब अटैच करोगे जो भी चीजें, वो आपके लिए वेरिफिकेशन प्रोसीजर होगा। अगर आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। अगर वो कहीं नहीं सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपको अपने कुछ और प्रूफ देने पड़ेंगे जिनसे वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रूफ भी ठीक लग रहे हैं उनके, ठीक है। आप उनके एविडेंस के लिए, उनके वेरिफिकेशन के लिए आपको देना पड़ेगा, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंदर आपका नेम आ जाएगा। आपका नेम इन द सेंस नेम ऑफ फर्म रजिस्टर हो जाएगा। समझ रहे हो बात? सबसे पहले हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्या है। वो आपका ओरल और रिटन एग्रीमेंट है जो सारे पार्टनर्स मिलके बनाते हैं जब वो एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो उसमें आपका नेम ऑफ फर्म आ गया, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, लोकेशन कहाँ है, कितने टाइम के लिए है, इन्वेस्टमेंट कितनी की है हर एक पार्टनर ने, वो सब आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, प्रॉफिट एंड लॉस का, वो सब आ जाएगा। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या है हर एक पार्टनर की, सैलरीज, विड्रॉल, रिटायरमेंट का क्या है, डिसोल्यूशन अगर फर्म को बंद करना है तब क्या पॉलिसी है, ये सब आपका इसमें आ जाएगा बच्चे। समझ गए? उसके बाद मैंने कहा अब रजिस्ट्रेशन की बारी आती है। अब इस फॉर्म का हमने पहले ही पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है बट एडवाइजेबल कहते हैं कि हम एडवाइस देते हैं कि आप फॉर्म की रजिस्ट्रेशन करवा लो। हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए कि भाई आप केस नहीं फाइल कर सकते, आपके ऊपर किसी ने थर्ड पार्टी ने केस फाइल कर दिया तो आप उसके बदले, अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज है। और हर एक पार्टनर जो उस पार्टनरशिप में, सपोज 5 पार्टनर्स की पार्टनरशिप है, तो वो हर एक के अपने एक दूसरे के ऊपर भी आप केस नहीं फाइल कर सकते अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स आपकी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स आपकी एक गवर्निंग बॉडी है जिसके अंडर पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है ना। वो आप अपनी डायरी, अपनी जो भी फाइल है उसके अंदर आपकी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा? जब आप उनको बता दोगे कि हमारे ये वो है सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब आप ये रजिस्ट्रेशन पहले हमें जाके करवानी पड़ती थी, अब डिजिटलाइज है तो ऑनलाइन भी हो जाती है, ठीक है। फिर उसको उनको आप सारी इंफॉर्मेशन दोगे कि क्या नेम है, लोकेशन, डेट, ड्यूरेशन क्या है, एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, नेम एंड एड्रेस। फिर आपकी वो इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए फीस चार्ज करेंगे। अगर वो आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और कोई दिक्कत नहीं निकलती है, सब कुछ सेटिस्फाइड, सब कुछ ओके है, तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, आगे आपको सर्टिफिकेट दे देंगे रजिस्ट्रेशन का, और वो आपका नेम उस फॉर्म अपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंडर वो लिख लेंगे, ठीक है। मतलब अब आपकी फॉर्म फिर रजिस्टर्ड हो गई। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म समझ आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? बताओ जी। बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे? नो मैम। ओके, सो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनर और माइनर एज अ पार्टनर। उसमें कोई प्रॉब्लम बताओ। मैम मुझे वो पूछना है कि सीक्रेट पार्टनर का एडवांटेज क्या होता है? आप क्या कहते हो, क्या एडवांटेज? एडवांटेज तो बच्चे आप यही कह सकते हो, बस वो साइलेंट, मतलब सीक्रेट है, उसने अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा रखी पब्लिक को कि मैं इस फर्म में काम करता हूँ, लेकिन उसने बाकी सब वो कर रहा है, डिसीजन मेकिंग भी सीक्रेटली कर रहा है उनके साथ, अपना कैपिटल भी कंट्रीब्यूट की है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी वो शेयर ले रहा है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है क्योंकि उसका नाम है पार्टनरशिप फर्म, तो इसलिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड जाएगी।
बाकी सीक्रेट पार्टनर है सच क्या ही एडवांटेज है, आप बताओ कुछ एडवांटेज लगता है तो। मैम नहीं पता मैम कि मतलब सीक्रेट पार्टनर के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? मतलब ऐसा जरूरी है कि हर कंपनी के या हर फर्म के पास सीक्रेट पार्टनर होना चाहिए? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी है, वो सीक्रेट, वो अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहता, उसकी मर्जी है। उसने पार्टनरशिप डीड में पहले ही बोल दिया होगा कि यार मैं सीक्रेटली काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहता। मे बी किसी वजह से वो किसी और वर्क में एंगेज हो, तो वो यहाँ ना दिखाना चाहता हो कि ये आउटसाइड किसी और फर्म में भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है या किसी वजह से। ठीक है ना, तो ऐसा सच नहीं है कि उससे कोई फर्क पड़ता है किसी फर्म को। ठीक है ना। ओके मैम। हाँ, बाकी बच्चे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है पार्टनरशिप में, आप बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी सीधा। मैम एक बार लास्ट वाले दोनों पार्टनर्स का वो समझा दो। कौन से? लास्ट 2 पार्टनर्स। लास्ट 2 पार्टनर्स, ओके। ये वाले पार्टनर बाय स्टॉपल एंड होल्डिंग आउट। यस मैम। ओके, पार्टनर बाय एस्टॉपल हमने बात की थी कि वो अपने किसी बिहेवियर या कंडक्ट की वजह से बता देते हैं कि भाई मैं पार्टनर हूँ, लेकिन वो ऐसा होता मतलब उसको मतलब वो अपने बिहेवियर से बताते हैं। कौन बताएगा पहले, तुम में से कोई बताओ, फिर मैं बताती हूँ, फिर मैं क्लियर करूँ। हाँ, मीनल, सयांश, सिमर। बताओ बताओ। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। पार्टनर बाय एस्टॉपल बताओ बच्चे क्या होता है। मैम पार्टनर बाय स्टॉपर मतलब मैम वो अपने बिहेवियर से या कोड ऑफ कंडक्ट से बताता है कि वो उनका पार्टनर है, हाँ, वो जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट हाँ, करता आप है। वही कह सकते हो कि उसने बता दिया कि मैं जैसे हमने उस दिन एग्जाम्पल कौन सा किया था, मुझे एक्चुअली इसका एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, नहीं तो मैं एग्जाम्पल से बता देती। या कोई और ले लेते हैं चलो। जैसे कि एक पर्सन था, वो उस फॉर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन उसने अपने कुछ काम ऐसे करके बता दिया कि वो पार्टनर है किसी और बंदे को। ठीक है ना, तो जो दूसरा बंदा था उसने, जिसने बताया कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, उसको गुड्स बेच दिए, कुछ अमाउंट रिकवर करनी थी या कुछ लॉस हो गया उसको गुड्स बेच के, तो वो लाइबल है उस गुड्स के लिए, क्योंकि उसने ये बताया कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है ना, मतलब उसने ये तो बोल दिया पार्टनर नहीं, मतलब पार्टनर हूँ अपने किसी कंडक्ट से, अपने कोई बिहेवियर से, कुछ मीटिंग में। हाँ, हमने जैसे बात की थी कि एक मीटिंग में चले जाते हैं पार्टनर्स, ठीक है, तो उसने मीटिंग में अच्छी डिस्कशन करके लोगों के साथ उसने ये बता दिया कि हाँ मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ अपने कंडक्ट से, कि डिसीजन मेकिंग में उसका भी हक है। ठीक है ना, इफ ही इज अ पार्टनर तो वो बोल सकता है उसमें। ठीक है, चाहे वो मतलब पार्टिसिपेट करे चाहे ना करे, लेकिन वो बोल रहा था। ठीक है ना, मीटिंग में उसने डिस्कशन में बोला। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जो मीटिंग में डिस्कशन हुई उसकी वजह से उसको, उस पार्टनरशिप फर्म को कुछ लॉस हो गया। तो वो जो पार्टनर बाय एस्टॉपल था उसने अपने डिस्कशन करते हुए उसने शो कर दिया ना कि मैं पार्टनर हूं, तो वो भी लाइबल हो गया। इसकी सिर्फ लाइबिलिटी से इसको जज किया जाता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और उसके बोलने की वजह से या उसने अपना ऐसा बिहेवियर शो किया कि ये पार्टनर था, उसकी वजह से कुछ गलत हो जाता है, लॉस हो जाता है फर्म को, तो वो लाइबल है। ठीक है ना, तो उसने शो किया। फिर बच्चे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में भी क्या था, वो अपने आप को ना जानबूझ के रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं 4 पार्टनर्स, ठीक है, लेकिन वो चारों टीचर नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि हम किसी रेप्यूटेड टीचर का नाम ले लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। ठीक है ना, तो उस टीचर को पता लग गया कि ये लोग मेरा नाम ले रहे हैं, या तो वो टीचर स्टार्टिंग में ही बोल देता कि मेरा नाम तुम लोग मत लो क्योंकि मैं तो लाइबिलिटी नहीं उठाऊंगा अगर कुछ भी लॉस हो गया। अब उसने स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं बोला, उसने चलते रहने दिया कि चलो मेरा नाम यूज कर ले, अच्छी बात है, मेरी और पोजीशन बन जाएगी। अगर कुछ लॉस हो जाता है तब वो लाइबल है उस चीज के, क्योंकि उसका नाम आया है। या तो वो स्टार्टिंग में बोल देता कि मेरा नाम मत यूज करो भाई,
लेकिन उसने बोल दिया, उसने मतलब कुछ बोला नहीं, ठीक है ना, उसने चलते रहने दिया कि इनको यूज करने दो, और अब कुछ ऐसा लॉस हो गया इंस्टीट्यूट में कि इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा, तो उसकी लाइबिलिटी फिर अनलिमिटेड है, उसको भी वो लॉस बियर करना पड़ेगा। अगर उसको वो लॉस बियर नहीं करना था तो वो स्टार्टिंग में पहले ही बोल देता कि भाई मैं तो तुम्हारा पार्टनर नहीं बन। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की जबरदस्ती का इंसान पार्टनर बन जाता है ना, वो चीज है, ठीक है ना, समझ गए? पहले उसने कुछ नहीं बोला उस चीज में। बताओ बच्चे, अब समझ आए पार्टनर? माइनर एज अ पार्टनर आ गया था समझ? माइनर कब पार्टनर हो सकता है कब नहीं हो सकता पता चल गया था? बताओ जी बच्चे, बोला करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोगों को पता चला है नहीं पता चला। हाँ जी, मैम आ गया माइनर। माइनर भी आ गया। अब पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम है या मैं क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करूं कुछ? चलो फिर हम क्वेश्चन करते हैं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो और तो कोई होमवर्क नहीं दिया था ना मैंने। चलो जी, फिर अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आप लोग हैंड रेज कर देना, फिर मैं उससे पूछूंगी, ठीक है? चलो केस बेस्ड करते हैं, केस देती हूँ मैं तुम्हें कोई, उसके हिसाब से करते हैं। हाँ बच्चे, जो हम ये नॉमिनल पार्टनर जो हमने किया था ना, मतलब जो ये पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, ये जो है ना ये नॉमिनल पार्टनर के अंडर ही आते हैं क्योंकि सेम से ही है, ठीक है ना। मतलब आपको कभी आ जाए क्वेश्चन कि नॉमिनल पार्टनर के टू टाइप्स क्या हैं, तो आपको उसमें वही लिखने हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है? और कोई नया वो नहीं है इसका टाइप, ठीक है? एक मिनट बच्चे, मैं आपको देती हूँ क्वेश्चंस। चलो, ये मिक्स क्वेश्चन है जो अभी तक हमने तीनों किए हैं, सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड और पार्टनरशिप, उनके ऊपर ही है, ठीक है? उन्हीं के रिलेटेड दे रही हूँ मैं।
बच्चा आप लोग रीड कर रहे हो वैसे साथ में? हाँ जी, पढ़ा फिर क्वेश्चन। मिस्टर सुमित ओन्स एन एंसेस्ट्रल हाउस इन चेन्नई। ठीक है ना, मिस्टर सुमित के पास एंसेस्ट्रल हाउस है चेन्नई में। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक सेकेंड बच्चा, ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक सेकेंड, हाँ, on the advice of his friends he converts it into a lodge after renovation। ठीक है ना, उसके पास एक एंसेस्ट्रल हाउस था, उसने एक कोई छोटा से उसमें मतलब एक घर सा बना लिया और ज्यादा रेनोवेट करके। द रेवेन्यू फ्रॉम द लॉज हेल्प्स टू सप्लीमेंट हिज इनकम कंसिडरेबली। ठीक है ना, तो ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी लॉज इज इनहेरिटेड बाय हिज 3 सन्स। ठीक है ना, उसके 3 सन्स ने उसकी वो प्रॉपर्टी ले ली। ऑब्वियस है, डेथ के बाद is inherited by his 3 sons in order of their age, namely Mr. Sham, Mr. Anil and Mr. Satish, who carry on with the business under the firm of Joint Hindu Family Business। तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट मतलब लगा लो होटल टाइप सा बना लिया था जिसमें रह सके, तो उससे जो जो इनकम आती थी वो ठीक थी, सही हो रही थी उसकी। तो उसकी डेथ के बाद उसके तीनों बेटों ने उसकी ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करी। ठीक है, अब जो ये तीनों बेटों के नाम है वो उनकी एज के हिसाब से दिए हुए हैं। ठीक है, एज के हिसाब से। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है, फर्स्ट इज विच एक्ट गवर्न्स HUF। कौन सा एक्ट है जो HUF गवर्न करता है, बताओ जी। बताओ बच्चे। हाँ हाँ बोलो मैम बोलो। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ओके, नेक्स्ट। Who amongst the three has the right to exercise control over family business? अब हाँ शोभित बोलो। बोलो शोभित। मिस्टर श्याम। हाँ, मिस्टर श्याम। क्यों है मिस्टर श्याम का राइट? वो सबसे ओल्ड तीनों में सबसे हाँ, older। क्योंकि उनके बाद उनका नाम क्या था जो फर्स्ट थे, मिस्टर सुमित की डेथ के बाद जो मिस्टर सुमित थे पहले वो थे करता, उनकी डेथ के बाद सारा राइट किस पे आ जाएगा, मिस्टर श्याम पे। ओके, कमेंट अपॉन लाइबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स। हाँ जी, किसने किया है? मीनल ने। अभी मीनल रुको, सिमर सयांश में से कोई बताओ लाइबिलिटी क्या क्या होगी, कैसी होगी लाइबिलिटी तीनों ब्रदर्स की। हाँ जी, अच्छा अभी तो मीनल ने क्या हुआ है, नहीं शोभित अभी आप भी रुको। हाँ जी, सयांश सिमर आप लोग बताओ बच्चे मुझे, कैसी लाइबिलिटी होगी उनकी। नहीं क्या दोनों? चलो सिमर आप बता रहे हो। मैम लिमिटेड होगी। किसकी लिमिटेड होगी? तीनों की? मैम तीनों की होगी। बच्चे ध्यान से बताओ। मिस्टर श्याम हेड है। मैम मिस्टर जो श्याम है मैम उसकी अनलिमिटेड होगी। हाँ बच्चे, क्योंकि वो करता वो होगा करता है। ना। यस हाँ, मैम। तो मैम उसकी थोड़ा अनलिमिटेड होगी। हाँ, बाकी दोनों की लिमिटेड होगी। लिमिटेड ठीक होगी। है? हाँ जी, वेरी गुड। मिस्टर श्याम की अनलिमिटेड होगी और बाकी दोनों की क्या होगी, लिमिटेड होगी, क्योंकि वो को पार्टनर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चन ये केस बेस्ड ही आने हैं सारे? मैम ये आप एक बार ऐसे मतलब क्वेश्चन का असाइनमेंट बना के भेज दोगे ग्रुप पे?
हाँ बच्चे, आज मैं ना पक्का याद से वो पार्टनरशिप तक का वो भी भेज दूंगी और ये वाला भी भेज दूंगी, ठीक है ना। मुझे एक बार ओके ना मैम। मैसेज कर देना, मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। चलो, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, ध्यान से देखना। हाँ जी बच्चे, आकृति, सोनम एंड सुप्रीति वर फ्रेंड्स who started a partnership business. They did not get their firm registered as it was optional. हाँ जी श्रेयांश, बोलिए बच्चे। मैम मैंने आंसर देना था। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं अभी पूछती हूँ। Soon Sonam and Supriti started having conflicts. उनके अब उनकी फर्म तो रजिस्टर्ड थी नहीं और उनके बीच में अब झगड़े होने स्टार्ट हो गए। Sonam wanted to approach a lawyer. If you were a lawyer, how would you guide her? हाँ जी, बोलो श्रेयांश, आप क्या करना चाहते, क्या बोलना मैम चाहते हैं? आई वुड फर्स्ट से सोनम टू register her business, then do the case, or she could just sit and normally sit with her friends and normally solve the problem they are having. ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, और क्या बोलना चाहोगे आप लोग? मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ बच्चे मैम बोलो। इसमें लाइक उन लोगों ने कोई एग्रीमेंट तो करा होगा, तो तो उस एग्रीमेंट किया होगा, वो कहते हैं कि रजिस्टर नहीं किया है। अब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो लॉयर वाला पूछ रहे हैं कि अब कन्फ्लिक्ट्स हो गई तो लॉयर वाला क्या होगा। तो बच्चे पार्टनरशिप डीड का भी आप इसमें बोल सकते हो कि एग्रीमेंट किया होगा, तो उस हिसाब से चले। नहीं तो जैसे सायांश बोल रहा है कि फर्स्टली वो या तो अपनी फर्म को रजिस्टर करवाएं, है ना। तो अब क्या होगा, जो पार्टनरशिप, अब वो कहता है कि अगर आप लॉयर हो तो आप उसको क्या गाइड करोगे, कैसे बताओगे उसको? यस मैम, मतलब मैं यही बोल रही थी कि फर्स्ट एडवाइस, उसके बाद वो अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट करा देखो है एग्रीमेंट तो रिटर्न। होगा ही, हाँ। पार्टनरशिप डीड तो होगी ना, टर्म्स एंड कंडीशंस तो एक पार्टनरशिप की होगी ना कि जिस बेसिस पे वो फॉर्म हुई है। क्योंकि अगर रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं होगा तब बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको करना, ठीक है ना, सॉल्व करना। तो पार्टनरशिप डीड तो होगी। तो आप यही कह सकते हो कि अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई है तो पार्टनरशिप डीड में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों ने उस टाइम लिखी थी ना,
उसके अकॉर्डिंग करो, कॉन्फ्लिक्ट्स को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो बच्चे इस आंसर को आप लोग फ्रेम कैसे करोगे, ये बताओ मुझे। चलो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो करे, ठीक है ना, लेकिन आप इस आंसर को फ्रेम कैसे करोगे? हाँ श्रेयांश बताओ। फ्रेम भी तो करना आना चाहिए, आप वहां पे एग्जाम में या कहीं भी आपको आंसर लिखना है, तो अगर आपको फ्रेम नहीं करना आएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे कि पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन लिख दोगे कि पार्टनरशिप इज मतलब कि एसोसिएशन है जो 2 और मोर पर्सन्स के बीच में जो अग्री हुए हैं टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फ्यूचर, है ना। तो आपने एक उसको पार्टनरशिप को डिफाइन कर दिया एक लाइन में। फिर आप इस क्वेश्चन से लगाओगे कि although या if the firm is not registered, if the firm is not registered, तो at the time of partnership तो एक डीड बनी होगी, एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप उस टाइम पे एक डीड बनी होगी, दैट इज योर पार्टनरशिप डीड। तो उसको एक्सप्लेन करोगे कि अगर की पार्टनरशिप डीड अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट रिटर्न थी, तो उस एग्रीमेंट को आप स्पेसिफाई करोगे कि उसके अंदर क्या क्या थी, वो क्या क्या इंक्लूड करती है, जैसे नेम ऑफ फर्म, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ झगड़े हो जाते हैं कैसे सॉल्व होंगे, क्या मेथड यूज करोगे, कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं आपके, ऑडिटिंग कैसे होगी, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स कैसे होगी, क्या ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस थी। तो अगर तो उस टाइम पे जब वो पार्टनरशिप डीड फॉर्म हुई थी, तो आप उस डीड को रखोगे। आप एक लॉयर हो ना, आप उसे गाइड करोगे क्योंकि अभी फर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसे यही बोलोगे कि भाई ऐसा करो, जो पार्टनरशिप डीड थी तुम उसके बेसिस पे देखो कि तुमने उस टाइम पे क्या क्या किस किस चीज पे एग्री किया था, फिर तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पार्टनरशिप डीड को पूरा एक्सप्लेन करना है कि पार्टनरशिप डीड ये होती है, फिर उसके अंदर ये हमें इंफॉर्मेशन डालते हैं हम जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। समझ गए बच्चे कैसे आंसर फॉर्म करोगे आप लोग? पता चला कैसे फॉर्म करोगे? यस मैम। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ अगर आपको फिर इसमें, अच्छा ये भी मैं बताना भूल गई कि आपने जैसे बोला कि इसके बाद अगर हमें, उसने एक तरीका तो दे दिया कि पार्टनरशिप डीड पे हो जाओ, अगर तुम्हें फर्म को रजिस्टर करवाना है, ठीक है ना, अब फर्म को रजिस्टर करवाओगे तो फिर तुम एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हो ना। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो यू कैन केस ना, आप केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जो मैंने आपको ये फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताया था ना कैसे कैसे होगा, आपको इसमें वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि फिर तुम इस तरीके से फर्म को रजिस्टर्ड करवा। समझ गए? क्योंकि इसने वो लॉयर की तरह गाइड करना है तो हमें पूरा बताना होगा। समझ रहे हो बच्चे? यस मैम। हाँ जी, उसके बाद करते हैं, ओके एक क्वेश्चन है। हाँ जी,
Shiv, Anandi and John were partners. John died in a car accident. ये 3 पार्टनर्स थे. जॉन की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट. तो शिव और आनंदी डिसाइड करते हैं कि उसका बेटा जो रेयान है उसको हम एडमिट कर ले. जो रेयान है वो क्या है, 16 इयर्स ओल्ड है. तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आपको आंसर देना है, सोचो जरा. उस दिन बताया था ना. हाँ जी, श्रेयांश आप आंसर बोलना चाहते हो? No. अच्छा, फिर रुको. सिमर आप बताओगे? मैम कैन आई ट्राई? हाँ हाँ, ट्राई करो बच्चे, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ. बताओ. मैम वो नहीं कर सकता क्योंकि वो भी माइनर है. अच्छा, नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी माइनर है. यस लेकिन मैम. बच्चे बोथ शिव एंड आनंदी डिसाइड कर रहे हैं. कल हमने जब लास्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट माइनर एज अ पार्टनर, तो हमने क्या कहा था? अच्छा चलो, फिर अभी मैं बाद में बताती हूँ, पहले बाकियों से पूछते हैं. चलो, सिमर कहता है कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वो माइनर है. ठीक है, कि वो इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए सिमर मना करता है. ओके. मीनल, यस क्या कह रहे हो बच्चे? यस मैम, मैं मेरे को ये कहना था कि मतलब वो लोग कर सकते हैं, बट उन पे डिसाइड करता है कि वो क्या चीज करते हैं. मतलब कि अगर उन्होंने लाइक माइनर को एडमिट किया है तो वो किस लिए, मतलब म्यूचुअल कंसर्न पे सिर्फ बेनिफिट के लिए किया है, तो वो लाइक जो उसमें कल था. ओके, वेरी गुड. ओके, श्रेयांश. हाँ जी श्रेयांश, आप क्या कहते हो? बताइए. शोभिता आप बता दो. यस मैम कर सकते बताओ, क्या बोलते हो आप? क्या होना चाहिए? Ma'am, हाँ. I do not say that that they cannot do this because first they all have to make again a what do we say, एग्रीमेंट. agreement, then they'll do that. And since since Ryan has not studied much about business, and he's even not much experienced, so according to me they cannot do this. ओके. हाँ बच्चे, देखो क्या है कि जो शिव आनंदी जॉन थे वो तीनों पार्टनर्स थे ना. अब जॉन की डेथ हो गई तो शिव आनंदी दोनों डिसाइड कर रहे हैं बच्चे. यहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया है कि शिव और आनंदी ने डिसाइड कर लिया है. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे उन दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है. जो पार्टनर्स बच्चे हैं वो कह रहे हैं हम म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि हम उसके बेटे रेयान को एडमिट करना चाहते हैं, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो. अब है तो वो माइनर ही. तो बच्चे, कल जब हमने माइनर एज अ पार्टनर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि हम माइनर को नहीं करेंगे एडमिट क्योंकि वो इनकम्पिटेंट होता है, तो वो नहीं करेंगे. लेकिन फिर भी अगर पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं, पार्टनर्स विद म्यूचुअल कंसेंट, कि चलो हम माइनर को एडमिट कर लेते हैं बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, मतलब उसके बेनिफिट्स के लिए, कि पार्ट जो माइनर होगा उसको हम लॉसेस के लिए नहीं एडमिट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके साथ शेयर होगा. तो यहाँ पे बच्चे वो उसको एडमिट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ने म्यूचुअल डिसाइड कर लिया है कि हम रेयान को एडमिट करना चाहते हैं, वेदर ही इज माइनर और नॉट. ठीक है ना. तो अब अगर वो माइनर है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो एडमिट करना चाहते हैं, तो वो कर ले, लेकिन बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स. माइनर से हम लॉसेस का नहीं शेयर लेंगे. कल बताया था ना कि खाली बेनिफिट्स के लिए. ठीक है ना. और नेक्स्ट एक और उसमें क्या था एग्रीमेंट, अगर वो फर्म को कोई लॉस हो जाता है और तुमने माइनर को कह रखा है कि उसकी सिर्फ कैपिटल जितनी उसने कंट्रीब्यूट किया उतने तक का लॉस वो बियर करेगा, तो उस हिसाब से होगा. लेकिन यहाँ पे वो उसके अभी बेनिफिट्स के लिए म्यूचुअली डिसाइड करते हैं. समझ गए बच्चे क्वेश्चन क्या था? पता चला?
बताओ बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, चलो आपको पता है कि हमने डिफरेंट पार्टनर्स, टाइप ऑफ पार्टनर्स किए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखूंगी आपको उस बेसिस से बताना है कि ये कौन से टाइप का पार्टनर है। 4 केसेस है मेरे पास, चारों एक एक बताऊंगी, ठीक है। ओके, फर्स्ट केस इज बच्चे पढ़ते रहना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, एक सेकंड में लिख दूंगी इसमें। हाँ जी बच्चे, चलो फर्स्ट केस पढ़ते हैं। फर्स्ट है, रमा इज अ पार्टनर इन अ बिजनेस हु हैज नो एक्चुअल इंटरेस्ट इन बिजनेस ट्रेड और इट्स प्रॉफिट। रमा एक पार्टनर है बिजनेस में, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस वगैरह करने में कि उसके प्रॉफिट में उसका कोई इंटरेस्ट हो। बट शी इज पेड फीस बाय द फर्म फॉर लेंडिंग इट्स नेम टू फर्म। वो सिर्फ अपना नेम दे रही है फर्म को और उसके लिए वो फीस चार्ज कर रही है। हाँ जी सिमर, which partner is this?
बताओ जी सिमर। सिमर नहीं बता रहा, अच्छा चलो। शोभित। मैम नॉमिनल। ओके बच्चे, वो अपना नेम दे रही है तो वो नॉमिनल पार्टनर हो गई। ओके नेक्स्ट। इन राम हरि एंड कंपनी लिमिटेड, राम और हरि गोपाल को अपना पार्टनर बना देते हैं विद नोइंग दैट गोपाल रिमेन साइलेंट। गोपाल को पता है कि मैं इनका पार्टनर हूं, लेकिन वो फिर भी चुप रहते हैं। देन गोपाल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर एनी लॉस। गोपाल को पता है कि वो उनका पार्टनर है, लेकिन वो मना नहीं कर रहा कि मुझे ना बनाओ पार्टनर, या कुछ नहीं शो कर रहा। और गोपाल लाइबल भी होगा थर्ड पार्टी के लिए, ऑब्वियस है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। कौन सा पार्टनर है ये? हाँ जी, कौन बताएगा? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, इन राम हरि एंड कंपनी लिमिटेड, इसमें राम एंड हरि दो पार्टनर है जो डिक्लेयर करते हैं कि गोपाल भी पार्टनर है। और ये बात गोपाल को पता है, लेकिन गोपाल फिर भी चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता कि चलो इन्होंने मुझे पार्टनर बना रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रेपुटेशन की उससे या कुछ भी। और गोपाल लाइबल होगा, कोई भी लॉस हो जाता है क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। हाँ जी बताओ। मैम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ओके, इधर लिख देते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ओके नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर इज गीता if she only contributes capital, share profit and loss if any? बताओ जी, कौन सी पार्टनर है गीता? वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रही है। अच्छा, मीनल को पता है, लेकिन मीनल रुको एक सेकेंड। शोभित को भी पता है, रुको जी। सयांश, यस मैम। कौन सी पार्टनर है बच्चे गीता? What type of partner is Geeta if she only contributes capital, share profit and loss if any? वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रही है, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही है। मैम याद नहीं मेरे को। टाइप्स ऑफ पार्टनर के नेम बताओ मुझे। मैम एक तो होता है सीक्रेट पार्टनर। हाँ, मैम दूसरा होता है बच्चे सयांश पढ़ नहीं रहे हो क्या आप? मैम 2 मिनट। हाँ सोचो सोचो, आई एम गिविंग यू टाइम, कोई नहीं। सिमर फोर्थ वाला आप बताओगे मुझे? अभी नहीं, मतलब सयांश के बाद। हाँ जी सयांश। मीनल आप बताओ, आप क्या आंसर बोलते हो? मैम एक हाँ हाँ एक्टिव बोलो। पार्टनर होता है, स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर होता है, सीक्रेट हाँ पार्टनर, तो नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर अब बाय आप बताओ, इसमें से वो कौन सी पार्टनर है गीता? मैम इसमें से वो मेरे ख्याल से स्लीपिंग पार्टनर है। हाँ बच्चे बिल्कुल करेक्ट, वो स्लीपिंग पार्टनर है क्योंकि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रही है, लेकिन अच्छा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कुछ मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रही, तो शी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। मीनल और शोभित आपका क्या आंसर था? मैम सेम। ओके से ओके। फोर्थ है, व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर इज गिरी? अब राम हरि एंड कंपनी में गिरी है, जहां वो एक पार्टनर, कौन सा पार्टनर है? वेयर ही इज एन आउटसाइडर बट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। वो बाहर का है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने किसी कंडक्ट बिहेवियर से। सिमर आपने आंसर बच्चे रॉन्ग दिया है, एक बार और सोचो। अब मैंने आपको समझाया, एक बार देखो अब क्या आंसर होगा। मीनल शोभित के हैंड रेज हैं।
हाँ जी सिमर आप भेज रहे हो आंसर? ओके सिमर को नहीं पता अभी। हाँ शोभित और मीनल एक एक करके बताओ कौन सा आंसर है मैम तुम्हारा? पार्टनर बाय एस्टॉपल। ओके पार्टनर है स्टॉपर। हाँ पार्टनर बाय एस्टॉपल है क्योंकि वो अपने किसी कंडक्ट या उससे बिहेवियर से रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ चाहे वो एक आउटसाइडर है फॉर्म में। ठीक है तो उसने अगर ये शो कर दिया तो वो लायबल हो जाता है। ठीक है लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ तक समझ आ गया? आगे की नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे बच्चे थोड़ा रिवाइज करते रहो और मैं आपको आज ये भेज दूंगी क्वेश्चंस वाली। ठीक है ओके बच्चे चलो जी ओके थैंक यू सो मच बाय बाय। Thank और you, ma'am. अपने डाउट्स देख लेना जो भी नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चे बाय।